हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावन निस्फील्ड। तो मेरे यूट्यूब चैनल सावन निस्फील्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, मैं इस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ कि जो जीएस का जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि जीएस एक ऐसा टॉपिक है जो 99% लोग से नहीं हो पाता है। तो एक प्रयास है उसी को अच्छा करने का, और हम इसे करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो आप कम से कम 10 दिन इस मेरे लेक्चर को देख के देखें। अगर आपको फ़र्क नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कहना, क्योंकि इसमें मैंने जितने सारे क्वेश्चन ले रखा है ना, वो सभी के सभी एसएससी के विभिन्न एग्ज़ाम और रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं। तो अब जो लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम आपका पहले आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी होगा, फिर रेलवे होगा, तो इन सभी के लिए फिर आपका एसएससी सीजीएल होगा, सीएचएसएल एमटीएस होगा। तो इन सभी के लिए मैंने जीएस का क्वेश्चन तैयार किया है जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, और मैं उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ये है मेरा चैनल सावन निस्फील्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 जो है, ये सारे का सवाल जो मैंने लिखा है ना, ये सारे के सारे सवाल जो है रेलवे के एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एसएससी के सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में कहीं ना कहीं सवाल ये आए हुए हैं। मैंने कोई फालतू सवाल नहीं उठाया है और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो आपको बताना यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए, इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो थी वो थी व्यवस्थित शहरी जीवन। जी हाँ मेरे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का वहीं दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो नगरीय योजना है या फिर व्यवस्थित शहरी जीवन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, ये दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहाँ पर शासक वर्ग का परिवार रहता था। और इसमें क्या होता था कि मतलब इस समय जो है जो घर जो बनता था वो पक्की ईंटों का बना करता था। आप इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ये घर किस तरह बनते थे ये भी सवाल में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। देखिए, फिर सवाल आपका आ गया, मैंने कहा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान जो है ये पक्की ईंटों का बनाया करते थे, पक्की ईंटों का। देखिए, हुआ क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये उसी को आप हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसके बाद तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था कि लोग शहरी जीवन जी रहे थे, पक्के ईंटों का घर बनाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर लोग वैसे ही आ गए जैसे कि शुरू में थे, और फिर अब क्या हो गया, एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है। अब जो भी घर बन रहा है पक्के ईंटों का बन रहा है, सीमेंट का बन रहा है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपको टिक करना है सिंधु घाटी सभ्यता के में प्राय लोग अपने मकान बनाते थे तो पक्की ईंटों का। नेक्स्ट जो सवाल है वो है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा कब करते थे लोग, आर्य सभ्यता में, या फिर भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो ध्यान रखिए कि देवी माता की जो पूजा होती थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होती थी कि देवी माता की पूजा होती थी। आखिर ये बात कैसे पता चला, क्योंकि मोहनजोदड़ो से अस्त्री की मूर्ति मिली है। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से अस्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा जाता है। तो इसीलिए वहाँ पता चला है कि क्योंकि यहाँ पर मोहनजोदड़ो से अस्त्री की मूर्ति मिली है, तो इससे साफ पता चलता है कि वहाँ देवी माता की पूजा हुआ करती होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 3 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थे, अल्तमश की बेटी थी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, या फिर नसरुद्दीन की बेटी थी, या फिर बलबन की बेटी थी। तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको कंफ्यूज कर देता है अल्तमश दे करके। देखिए, इल्तुतमिश को ही अल्तमश कहा जाता है। तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश को ही अल्तमश कहा जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर 1 होगा कि जो रजिया सुल्तान थी वो अल्तमश की बेटी थी या फिर इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, हुआ क्या था कि इल्तुतमिश क्या किया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, देखिए 1206 से 1210 तक शासन किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर वो ममलूक वंश का शासन कर रहे थे। ममलूक वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है। और हुआ क्या था कि भारत में पहला जो मुगल सल्तनत जो है वो पहला ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही चला रहे थे। तो उन्होंने 1206 में गद्दी पर बैठा, लेकिन 1210 में क्या हुआ कि इसको पोलो खेलते हुए उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था आराम शाह।
तो इल्तुतमिश क्या किया कि उस आराम शाह को हत्या कर दिया और बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो इल्तुतमिश जो था उसी की बेटी थी, वो उनका नाम था रजिया सुल्तान। हालांकि एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो इल्तुतमिश था वो जब कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो राजधानी थी दिल्ली सल्तनत का वो लाहौर हुआ करती थी, और जब इल्तुतमिश आए तो उन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। बट आपको थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना है, रजिया सुल्तान के बारे में एक चीज़ और पूछा जाता है कि मुस्लिम महिला थी पहली महिला थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली, क्योंकि इसके बाद दिल्ली सल्तनत में कोई भी महिला कोई भी नहीं आई शासन करने के लिए, या अगर मुग़ल काल की बात करें तो कोई भी महिला नहीं आया। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पहली महिला थी दिल्ली सल्तनत की जो दिल्ली सल्तनत पे राज की गद्दी पर बैठी। और एक किसकी बेटी थी? तो रजिया इल्तुतमिश की, और इसी को अल्तमश कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली सल्तनत दिल्ली के पद का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? देखिए, ये नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन थे, ये किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, हुआ क्या था कि उसके समय में जब नसीरुद्दीन के प्रधानमंत्री था तो काफ़ी पावर इनके हाथ में था, और 1249 में क्या हुआ कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, नसीरुद्दीन से कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ, जब नसीरुद्दीन की जब डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके बाद बलबन को मौका मिल गया गद्दी पर बैठने का, और वो गद्दी पर बैठा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा नसीरुद्दीन। नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे कौन थे? फ्रांसीसी थे, डच थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे। अंग्रेज तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पर आए थे, ये जहांगीर के टाइम में आए थे पहला अंग्रेज, तो ये तो काफ़ी बाद में आए थे। लेकिन भारत में सबसे पहले का अगर आने का अगर बात है तो वो है पुर्तगाली। क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुर्तगाली जो है वो वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 में केरल के कालीकट में, जिनको पहला नाविक मिला था उसका नाम था आदिल, वो वहाँ के राजा किंग जमूरियन के पास उससे ले गया था। तो ध्यान रखिए कि पुर्तगाली वही था, वास्को डी गामा सबसे पहले जो भारत आया था समुद्री मार्ग के रास्ते। तो वो कब आया था? 1498 को। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि 1498 को आया तो 1498 तक यहाँ पर ना अंग्रेज़ आए थे, ना यहाँ पर फ्रांसीसी आए थे, ना यहाँ पर डच आए थे। तो सबसे पहले कौन आया? एक तरह से पुर्तगाली आया। दूसरी बात, जब भारत को आज़ादी मिली तब तक यहाँ से अंग्रेज़ भी जा चुके थे, फ्रांसीसी तो पहले जा चुके थे, डच भी जा चुके थे, लेकिन पुर्तगाली नहीं गए थे मेरे भाई बहनों, ये गोवा में थे। लेकिन 1961 में इन लोगों को भेजा गया, और तब जा कर के यहाँ पर भारत से ये गए, मतलब ये आज़ादी के बाद यहाँ से गए। तो इसीलिए सवाल आता है कि सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले तो वो कौन थे? पुर्तगीज़ थे, पुर्तगाली थे। आए थे कब? 1498 में, और गए कब? तो 1961 में, आज़ादी के बाद। कहाँ से? तो गोवा से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? देखिए, पुर्तगालियों का जो पहला वायसराय था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। लेकिन आप ध्यान रखिए कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया जो है पुर्तगालियों का पहला वायसराय जरूर था, लेकिन पुर्तगालियों का जो है असली जो है शासक, वास्तविक संस्थापक अगर पुर्तगाली का अगर भारत में अगर कहा जाए तो वो है अल्बुकर्क है। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछा है कि पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही था। इन्होंने कुछ काम भी किए हैं, इससे हम अगला क्वेश्चन में हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये होगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच एक लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो ये लड़ाई में फ्रांसीसी को काफ़ी नुकसान हुआ था। अंग्रेज जो है इसको काफ़ी तरह से इसको कुचल दिया था।
तो ये लड़ाई कब हुई थी? वांडीवास में हुआ था, या फिर प्लासी की लड़ाई हुई थी, बक्सर की हुआ था, अडियार का हुआ था? आपको तो मालूम है कि बक्सर की लड़ाई अंग्रेज और ये प्लासी की जो लड़ाई हुई थी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, बंगाल के नवाब। ये 1757 में। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो 1764 में। एक तरह से अंग्रेज लोग थे और उधर से तीन लोग थे। एक बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला थे, फिर शाह आलम द्वितीय थे, तो इस तरह के लोग थे। लेकिन आपको यहाँ पर यह आंसर नहीं है, यहाँ पर जो आंसर है वो है वांडीवास की लड़ाई। तो वांडीवास की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, वांडीवास की जो लड़ाई हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित किया था। दूसरी बात, इसके पश्चात जो फ्रांसीसी थे वो केवल और केवल पांडिचेरी तक ही सीमित रह गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जापान के संसद को क्या कहते हैं? देखिए, जापान के संसद को डायट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जापान के संसद को डायट कहते हैं। मैं कुछ दिन बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल सांसद के बारे में, कि किस देश के सांसद को क्या कहते हैं। भारत के देश को सांसद कहते हैं, अमेरिका को कहते हैं कांग्रेस, ठीक है, जापान को कहते हैं डायट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे काफ़ी सांसद वाला, क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, जापान के सांसद वाला जो सवाल है ना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप जरूर याद रखें। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? देखिए, जो मार्क्स थे वो किस देश के थे? तो मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे। मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे। इनका जन्म जो है 5 मई 1818 को हुआ था। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में 2 किताब बहुत फेमस है, द वेल्थ ऑफ नेशन और दास कैपिटल। ठीक है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन और दास कैपिटल। तो जो दास कैपिटल है ना, जो दास कैपिटल है, ये इसको भी रचा था मार्क्स। इसको पूरा जो नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स। कार्ल हेनरिक मार्क्स। तो कार्ल हेनरिक मार्क्स जो थे सबसे पहले जर्मनी के थे। दूसरी बात, कार्ल हेनरी मार्क्स ने ही दास कैपिटल, जो कि इकोनॉमिक्स का बुक आता है, ठीक है, इसकी रचना की थी। ध्यान रखिएगा कि जो दास कैपिटल रचना है, तो इकोनॉमी को हम लोग मुख्य रूप से 2 भाग बांटते हैं, एक सोशलिस्ट और एक कैपिटलिस्ट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में इन्होंने चर्चा किया था। तो थैंक यू वेरी मच, मेरे वीडियो को आप देखते रहें। अगर आपको लगता है कि इतने क्वेश्चन देखने के बाद आपको थोड़ा सा ही फायदा हुआ है अपने जीएस में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको लगता है कि नहीं, आगे आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आप एक्सप्लेन करने के बाद चीज़ों को क्या होता है कि आपको समझने में अच्छा होता है, वो दिमाग में बैठ जाता है। तो इस तरह से एमसीक्यू के थ्रू हम लोग हर दिन करेंगे। हर दिन हम लोग, अभी मैं कुछ कम क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा और मैं हर दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा। कम से कम 2010 से लेकर 2017-18 तक का सवाल मुझे कर लेना है। पिछले 10 साल के पेपर पर हमें कमांड करना है, ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बाहर से बाहर ना जाए। और भाइयों बहनों, मैं एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार लड़के ले लो। आरआरबी एनटीपीसी जो निकला है फॉर्म, जिन्होंने डाला है, लड़के इस बार पूरा कंपटीशन है, बहुत 2 करोड़ लोग ने भरा है इसके वैकेंसी को, रिक्रूटमेंट को। तो इसीलिए आप इसकी तैयारी अच्छा से करें और मेरे पास आप जीएस का कवर करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका जीएस, देखिए मेन दिक्कत जो है जीएस में ही होता है सभी को, तो इसीलिए जीएस का प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। और ये सिर्फ रेलवे के लिए, फिर एसएससी के लिए भी आपके यूज़फुल है। यही दोनों एग्जाम को मैं मिला के चल रहा हूँ, एसएससी और रेलवे, एसएससी और रेलवे। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है नहीं भी कर रहे हो। तो आपके रिलेटिव में कोई अगर तैयारी करता होगा, कोई तो होगा, आपके मौसी का बेटा, आपका खाला का बेटा, आपका बुआ, फूफी, आंटी, जो भी है, अंकल का बेटा या बेटी, जो भी तैयारी करते होंगे, उन तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।